Welcome friends, online. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय। 11th अकाउंट्स। 11th अकाउंट्स में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड सिस्टमोलॉजी। क्या कहते हैं? हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। ठीक है ना? यह चैप्टर हमारा बेस है। आप थ्योरी कर लीजिए, आपको क्या अच्छी तरह से आप थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल जब समझ आएंगे तो आपको करना बहुत ही ईजी रहेगा। चैप्टर 1 में हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था? अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसकी मीनिंग और हिसाबी पद्धति के उद्देश्य पढ़े थे। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हिसाबी पद्धति के लाभ और हिसाबी पद्धति की मर्यादाएं। ठीक है, आज उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो पेज नंबर 5 में दिया है, 5 और 6 पे। ठीक है, हिसाबी पद्धति के लाभ। हिसाबी पद्धति के मुख्य 10 लाभ हैं और उसकी कुछ मर्यादाएं हैं 6, जो हमारे बुक में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। इसमें फर्स्ट हिसाबी पद्धति के लाभ का फर्स्ट पॉइंट है हिसाबी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, हिसाब के द्वारा हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं उसके द्वारा हम क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। कितना हमारा सेल हुआ है, कितना खरीदी की है, कितनी परचेस है, कितनी सेल्स है, कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं। ठीक है ना? और कहाँ पर हमने कितना खर्च किया है, कहाँ पर हमने खर्च नहीं किया है, कहाँ पर हमको खर्च करना चाहिए जिससे हमको फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट हो। इस तरह की सबकी जानकारी हिसाबी पद्धति के द्वारा वो प्राप्त होती है। ठीक है, आपको सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड हिसाबी पद्धति के द्वारा नफा करता है। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके द्वारा ही तो हम जान सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जो हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा। लाभ वाली खाता, उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कितना हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है, वह जान सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है वित्तीय स्थिति जानना। जो हमारा बिजनेस जो चल रहा है उसकी क्या वित्तीय स्थिति है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी संपत्तियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, यानी कितनी मिलकतें हैं, कितनी हमको जवाबदारी है धंधे के प्रति, कितने रकम हमको चुकानी है और कौन कौन सी मिलकतें हैं जिसके द्वारा हमारी उनको बेचकर उपज हो सकती है, उसे मिलकत कहते हैं। और कहां पर हमको चुकाना है, कितनी जिम्मेदारी है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं? धंधे की क्या वित्तीय स्थिति है वह जान सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट कर आयोजन, टैक्स प्लानिंग। मैंने कल भी आपको बताया था जब हमारे अकाउंट्स वगैरह में मेंटेन किया जाते हैं वह उसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि टैक्स की प्लानिंग, हमको धंधे का कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। हर एक तरह की जो फर्म होती है, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो बिजनेस करते हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उनको कर का प्लानिंग करना ही पड़ता है, टैक्स प्लानिंग करनी ही पड़ती है। तभी वो क्या करते हैं? हर 3 महीने के अंत में एडवांस टैक्स पे करते हैं। उसके द्वारा भी हिसाबी पद्धति उपयोगी होती है, उसका एक बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट धंधे का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन। आज हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में भगवान न करे हमको वह बिजनेस बेचना पड़े, उसका क्या उसकी स्थिति है, कितनी कीमत पर बेचना चाहिए, उसका क्या मूल्य आना चाहिए, उसके लिए भी हिसाबी पद्धति उपयोगी है। एक लाभ मिलता है, उसके द्वारा हम धंधे का मूल्य जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस है, हम उसको 10 लाख में बेचना चाहिए, 15 लाख में बेचना चाहिए, उसके लिए भी यह एक उपयोगी है। इसके बाद निर्णय लेने के लिए हमारे पास योग्य डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, क्या होता है धंधे में कई सारे हमारे पास इंटरनेट होते हैं, कई विकल्प होते हैं, तो उन विकल्प में से भूतकाल के बेस पर जो हमने पास्ट में जो अलग अलग जो योजनाएं अमल में लाई थी उसमें से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी बेस्ट है, वह निर्णय लेने के लिए भी हिसाबी पद्धति उपयोगी
है उसके द्वारा हमको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद प्रमाण के रूप में ऐसा एविडेंस, ठीक है ना, ऐसा एविडेंस जो धंधा हमारा चल रहा है उसमें जो हम हिसाब रखते हैं एक एविडेंस, एक प्रूफ बन जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म है दो साझेदारों के बीच, पार्टनरशिप फॉर्म समझते हो ना, साझेदारी फॉर्म किसे कहते हैं, जिस फॉर्म में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर धंधा करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। तो इस साझेदारी में क्या होता है, कई बार विवाद हो जाते हैं, विवाद होते हैं और उसका निवारण कैसे करेंगे, हमारे पास लिखित में कोई प्रूफ होगा तभी उसका हम लोग उसका समाधान करेंगे। ऐसा एविडेंस के रूप में हिसाब को हम प्रूव कर सकेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो उसके थ्रू हमारा समाधान होगा, ठीक है ना। जैसे एविडेंस हिसाब किताब लिखे होंगे, रिटर्न स्वरूप में होंगे, अभी कोर्ट क्या करेगी, उसका समाधान कर सकेगी, ठीक है ना। ऐसा एविडेंस के प्रमाण के रूप में भी उपयोगी है। इसके बाद भूतकाल की कार्यवाही की तुलना, ठीक है ना। भूतकाल में जो भी ट्रांजैक्शन किए थे, विक्रय किया था, परचेस किया था, सेल किया था, उसके कारण भी क्या होता है, जो पास्ट में जो हमारा सेल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में हमारा लाभ हुआ था 1 लाख, 16 में 1,20,000। तो इसके साथ हम लोग तुलना कर सकते हैं ना, 2 ईयर अलग अलग वर्षों के साथ तुलना कर सकते हैं कि हमारा लाभ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अगर यही प्रॉफिट 2017 में 80,000 हो जाता तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले की कंपेयर में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है ना। यानी भूतकाल की कार्यवाही के द्वारा हम लोग तुलना कर सकते हैं। इसके बाद नैतिक नियंत्रण, ठीक है ना, मोरल नियंत्रण। कई बार धंधे में ऐसा होता है छल कपट, जो कर्मचारी हैं वो छल कपट कर रहे हैं, तो वह जानने के लिए नैतिक नियंत्रण लाने के लिए भी जरूरी है। जैसे कर्मचारी कई सारे काम करते हैं, हम लोग उस पर विश्वास करके गोदाम वगैरह की चाबी दे देते हैं, पर वह उसमें से कुछ माल ले लेता है, चोरी कर लेता है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा, जब स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब रखे होंगे, तभी ही हम लोग नैतिक नियंत्रण उस पर कर सकेंगे। इसके बाद सुधारात्मक कदम, ठीक है, यानी जो हमने कदम पहले जो हमने डिसीजन लिए थे वह हमारे डिसीजन राइट नहीं हुए, ठीक है। जैसे कि 2 अलग अलग इंटरवेल थे, ए और बी। ए में हमको 1 लाख प्रॉफिट हुआ, बी में हमको 1,20,000 हुआ, पर हमने क्या किया, भूल से हमने एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे कि यह स्टेप ना उठाकर कल बी को चुनकर जो योग्य जो ऑप्शन होगा हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, और जो पुराने जो हमारे डिसीजन लिए थे जहां पर हमने ज्यादा खर्चे कर लिए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है वेजेस में हमने क्या किया, वेजेस के मजदूरी के 50,000 चुका, वेतन के 60,000 चुका दिए, फॉर एग्जाम्पल, पर इतना हमको नहीं चुकाना था, 50,000 ही चुकाना था। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, सैलरी का जो खर्च था उसको कम करेंगे, 60,000 की जगह 50,000 करेंगे, और जो कर्मचारी है उसमें से 50,000 पे करके हमारे 10,000 का एडिशनल प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। इस तरह से उसके जो बेनिफिट्स है 8 अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिसाबी पद्धति के मर्यादाएं, कुछ लिमिटेशन, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड बेनिफिट है हिसाबी पद्धति की, और उसकी टेल दूसरा जो पासा वो उसकी हिसाबी पद्धति की मर्यादा है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं तो खराब भी गुण होते हैं, ठीक है। हिसाबी पद्धति के ये अच्छे गुण थे और कुछ उसकी लिमिटेशन भी होती है, वो नीचे अनुसार है, जैसे कि गैर वित्तीय हिसाब, ठीक है ना। धंधे के अंदर जो व्यवहार होते हैं उनमें किसका हिसाबी पद्धति को उल्लेख किया जाता है, अकाउंट्स में किसका उल्लेख किया जाता है, जो इकोनॉमिकल ही जो द्रव्य के रूप में जिसको मनी में माप सके उनका ही उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना। आर्थिक व्यवहारों का ही उल्लेख किया जाता है, परंतु जो गैर आर्थिक व्यवहार होते हैं उनका उल्लेख
किया जाता है। जैसे कि कर्मचारी हैं, इसकी प्रमाणिकता का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमको ऑर्डर मिला किसी व्यक्ति से, अनिल से 10,000 के माल का ऑर्डर मिला, तो यह भी उसका हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते। 10,000 के माल का सुरेश को ऑर्डर दिया, वह आर्थिक व्यवहार नहीं, तो उस व्यवहार का भी हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते। ठीक है, उनका व्यवहारों का उल्लेख करना चाहिए, पर हिसाबी पद्धति में उसका उल्लेख नहीं करते। इसके बाद है द्रव्य का स्थिर मूल्य। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द्रव्य का स्थिर मूल्य नहीं, आपको सबको पता है मनी का रेट हमेशा, जो हमारे रुपए का मूल्य हमेशा बदलता रहता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ डॉलर या किसी भी कारणवश। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2015 में एक बिल्डिंग 50,000 में खरीदी, तो 2020 में उसकी मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 70,000। पर हिसाब जब मेंटेन करते हैं तभी भी उसकी मूल्य कीमत जो उसकी बुक वैल्यू है ना 50,000 ही दिखाते हैं। तो उसमें क्या दिखाते हैं, द्रव्य का मूल्य स्थिर, जो एक गलत सिस्टम है। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट है ऐतिहासिक व्यवहार या घटनाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक व्यवहार घटनाएं, जो भूतकाल के रूप में जो घटनाएं घट गए, जो व्यवहार हो गए, उसको ही आधार मानकर आगे माना जाता है। ठीक है ना, हमने जो क्या किया था, सैलरी 50,000 पे की थी, तो हमारे हमको इस साल भी 50,000 ही सैलरी पे करनी पड़ी, ऐसा नहीं होता। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी सैलरी हर साल इंक्रीज होती रहती है। आज 2020 में 50,000 सैलरी पे की, तो 21 में कितनी पे की जाएगी, 55,000 या 60,000 इंक्रीमेंट तो होता ही है। परंतु हिसाबी पद्धति में ऐसा नहीं माना जाता। वो जो सैलरी पे की है 2020 में 50,000 पे की थी, 21 में भी 50,000 पे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग माना जाता है। इसके बाद और नंबर पॉइंट, बाजार की कीमत की अवगणना। जैसे कि इसमें भी एक हिसाब पद्धति की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जैसे कि आज हमने कंप्यूटर परचेस किया था, कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर 35,000 में। ठीक है, उसको हमने 2 साल यूज किया, 2 इयर्स यूज किया, तो उसकी क्या होगा, उसको बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, पर उसमें क्या किया जाता है, बाजार जो उसका मूल्य है अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन या कुछ घुसाई वगैरह कम करके उसकी 30,000 वैल्यू दिखाई। तो क्या होगा, यह एक गलत मूल्य दर्शाता है। जो मार्केट वैल्यू है वही हमको बुक्स में दर्शानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, आयकर के विभाग के अनुसार उसकी जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू दिखाती है, मार्केट वैल्यू नहीं दिखाती। यह भी एक जो वैल्यू है हमारे अकाउंट्स में, बुक्स में, गलत दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट, अनुमान का उपयोग। ठीक है, इसमें क्या एस्टिमेशन लगाया जाता है। 2018 में प्रॉफिट, यानी 2017 में 1 लाख प्रॉफिट था, तो 2016 में 20% इंक्रीज होगा, 1,20,000 होगा, 2017 में 1,40,000 होगा। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि हर साल 20,000 प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। वास्तव में ऐसा होता है, नहीं होता। ठीक है, यह अनुमान गलत होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है दोहरा मानक, डबल ड्यूल। क्या किया जाता है, दोहरा मानक, ड्यूल स्टैंडर्ड्स। हम लोग अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, जो हमारे आगे आएंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हमारे मेन वित्तीय पत्रक जो मुख्य है, एक लाभ हानि खाता और हकीकत, 2 बनाए जाते हैं। इनमें ही डबल इफेक्ट दर्शाए जाते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा उसके बैलेंस शीट के एसेट है। परंतु दोहरा मानक के अनुसार क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, जो पुराने जो बुक वैल्यू दर्शाए जाते हैं, पुराने जो फिगर्स वही दर्शाए जाते हैं। बिल्डिंग हमने 50,000 में परचेस की थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 दिखाई देती है, परंतु प्रॉफिट लॉस में ऐसा नहीं होता है। जो मार्केट वैल्यू होती है, जो वर्तमान मूल्य है, वह दर्शाया जाता है। ये एक दोहरा मानक है, तो यह भी एक हिसाबी पद्धति की लिमिटेशन है। ठीक है,
आई होप सो आज आपको हिसाबी पद्धति के लाभ और हिसाबी पद्धति की मर्यादाएं आपको समझ में आ गई होगी। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे के पीरियड में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क क्या है, आपको अच्छी तरह से ये पढ़ लेना है हिसाबी पद्धति की मर्यादाएं और लाभ। और होम असाइनमेंट में इसके बाद आपको दो नेक्स्ट टॉपिक देता हूँ। पेज नंबर 7 पर हिसाबी पद्धति धंधा की भाषा के रूप में अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और हिसाबी पद्धति ज्ञान विज्ञान या कला दोनों है। यह आपको दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपका होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा भी जानकारी के गुणात्मक लक्षण, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो आपको मैं अच्छी तरह से बाद में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना ही।